नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। बाबा अमरनाथ की यात्रा का पहला जत्था आज जम्मू से रवाना हो गया। भारी संख्या में श्रद्धालु इस बार बाबा अमरनाथ की यात्रा पर पहुंचे हैं। जम्मू के शिविर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पूजा अर्चना भी की गई। बम बम भोले जय बाबा बर्फानी की जैसे कई जयकारों के साथ सैकड़ों उत्साही श्रद्धालु मंगलवार को आतंकी खतरों की आशंका के बावजूद अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के आधार शिविर पहुंचे। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था बुधवार यानी कि आज सुबह रवाना हो गया है। ये जत्था जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू बेस कैंप से रवाना किया है। इस दौरान उपराज्यपाल तीर्थयात्रियों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। गौरतलब है कि अमरनाथ की यात्रा 30 जून से शुरू होगी। मिली जानकारी के मुताबिक 3000 से ज्यादा तीर्थयात्री इस पवित्र यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। कोरोना महामारी की वजह से ये यात्रा 2 साल बाद आयोजित हो रही है। इस यात्रा की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आतंकी खतरे को देखते हुए जवान यहां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। यात्रियों की सुरक्षा में सीआरपीएफ के बाइक स्क्वाड कमांडो को लगाया गया है। गौरतलब है कि अमरनाथ यात्रा में रुकावट डालने के लिए आतंकी संगठन लश्कर पहले ही धमकी दे चुका है। ऐसे में सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट है। यात्रियों को जो वाहन ले जा रहे हैं उनमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस बार तीर्थयात्रियों की संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। ये यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक रहेगी। अमरनाथ यात्रा सालों से आतंकियों के निशाने पर रही है। साल 2000 में पहलगाम बेस कैंप में आतंकी हमले में 17 तीर्थयात्रियों सहित 25 लोग मारे गए थे। वहीं जुलाई 2017 में यात्री बस पर हुए आतंकी हमले में 7 तीर्थयात्री मारे गए थे। इस बार अमरनाथ यात्रा को शांति और सुरक्षित तरह से पूरी करने के लिए गृह मंत्रालय ने खास तैयारियां की है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। इस बरसात के मौसम में असम के करीब 32 जिले बाढ़ के भयावह रूप का सामना कर रहे हैं। लाखों परिवार विस्थापित हो चुके हैं और अगणन मूल्य की संपत्ति बर्बाद हो चुकी है। लेकिन इसी बीच एक सुखद खबर ये है कि दशकों से बाढ़ के भीषण रूप का सामना करता आ रहा ऊपरी असम का डिब्रूगढ़ शहर इस बार बाढ़ के कहर से मुक्त रहा है। जहां राज्य का एकमात्र महानगर गुवाहाटी भी बाढ़ के कहर से अछूता रह ना सका, वहीं ऊपरी असम का ऐतिहासिक शहर डिब्रूगढ़ इस बार बाढ़ की चपेट में आने से बच गया। स्थानीय विधायक प्रशांत फुकन ने कहा कि डिब्रूगढ़ में छोटे बड़े नालों के पक्कीकरण होने से पानी का बहाव तीव्रता से हो रहा है। लंबे चौड़े पक्के नालों से बरसात का पानी सुगमता से बह जाने के कारण सड़क या अन्य जगहों पर पानी का जमाव नहीं हो रहा है। विधायक ने ये भी कहा कि बड़े क्षमता वाले मोटर पंप लगने से मिनटों में हजार लीटर पानी खींचकर ब्रह्मपुत्र में डाला जा सकता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि शहर में गार्बेज रिसाइकल प्लांट लग जाने से नाले सभी कूड़ा करकट से मुक्त रहते हैं, जिससे बरसाती पानी आसानी से बह जाता है। दशकों बाद डिब्रूगढ़ जिले का बाढ़ के प्रकोप से बचे रहना यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत है। खेतिहर समाज ने नई उमंग और नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कृषकगण अपने अपने खेत में बैल लेकर जाने लगे हैं। डिब्रूगढ़ ठाकुर थानत वाटार रिसोर्स डिपार्टमेंटर द्वारा स्थापित करा जितु आमार डाঙर पाम्प जितु पाम्पेरे आमार टाउनर आउटस्कार्ट एरियार पर केचमेंट एरियार वाटार खिनि डिस्चार्ज करिবৰ কাৰণে आमार जितु पाम्प लगोৱা হৈছে एटु पाम्प प्राय कैपासिटी हल 1000 लिटार पर मिनिट किन्तु एतिया आमार कैपासिटीत आमी 600 लिटार पर मिनिटत आमी এই पाम्प चलाई आছো। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।
नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के रनवे का काम शुरू हो गया है। इस परियोजना से प्रदेश में रोजगार और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं एशिया पैसिफिक ट्रांजिट हब विकसित करने की योजना भी बनाई जा रही है। देश में अभी किसी एयरलाइंस का ट्रांजिट हब नहीं है। निवाल ने ये सुझाव विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का काम शुरू हो गया है। वहीं एशिया पैसिफिक ट्रांजिट हब विकसित करने की योजना भी बनाई जा रही है। देश में अभी किसी एयरलाइंस का ट्रांजिट हब नहीं है। निवाल ने ये सुझाव विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। जेवर एयरपोर्ट में एशिया पैसिफिक ट्रांजिट हब विकसित करने की योजना है। इसके लिए किसी बड़ी एयरलाइन से समझौता होता है। समझौता करने वाली एयरलाइंस अन्य एयरलाइंस को अपने साथ जोड़ती है। हब बनने के बाद उसकी सभी फ्लाइट यहां से होकर गुजरेंगी। ट्रांजिट हब बनने से एयरपोर्ट में फ्लाइट का आना जाना अधिक होगा। जब फ्लाइट अधिक आएंगी तो रोजगार के अवसर बनेंगे और व्यापार भी बढ़ेगा। इसलिए ये हब बनने से अनेक फायदे मिलेंगे। यात्री सुविधाएं, सामान प्रबंधन, इमिग्रेशन आदि पर जोर दिया जाएगा। एयरपोर्ट में लाउंज से सीधे विमान तक पहुंचने की सुविधा मिल सकती है। यहां पर यात्रियों के सामान को रखने पहुंचाने में नई तकनीक का इस्तेमाल होगा। इसके लिए मल्टी लेयर लगेज पार्किंग बनेगी। यहां पर अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट में भी पेरिस के ज्यूरिख एयरपोर्ट की तरह तकनीक देखने को मिलेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर स्थित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का ठेका टाटा समूह को मिला है। नोएडा हवाई अड्डे का पहला चरण अगले 2 वर्षों में तैयार होने की उम्मीद है और ये टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा शुरू की गई दूसरी हवाई अड्डा परियोजना होगी। पहला प्रयागराज हवाई अड्डा टर्मिनल होगा। जेवर में बनने वाला एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में एयरपोर्ट की नींव रखी थी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंग्लैंड की 2019 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान इयॉन मॉर्गन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में खराब फॉर्म के चलते संन्यास का ऐलान किया है। इयॉन मॉर्गन की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम ने पहली बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। इयॉन मॉर्गन 2019 से अपनी फॉर्म में नहीं है। उन्होंने अगस्त 2020 से दोनों सीमित ओवरों के प्रारूपों में 26 पारियों में सिर्फ 1 अर्धशतक बनाया, जबकि 2019 में विश्व कप खिताब जीतने के बाद आयरलैंड के खिलाफ सिर्फ 1 शतक जड़े थे। इंग्लैंड की सीमित ओवर क्रिकेट टीम के कप्तान इयॉन मॉर्गन ने अचानक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला सुना दिया है। सोमवार को खबरें आई थी कि वो अपने खराब फॉर्म के चलते कप्तानी छोड़ सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास ले सकते हैं, लेकिन मंगलवार को आखिरकार उन्होंने खुद आधिकारिक रूप से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मॉर्गन ने अपनी आखिरी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज नीदरलैंड्स के खिलाफ खेली, जहां वो 2 बार बिना खाता खोले आउट हुए। इयॉन मॉर्गन ने पिछले साल कथित तौर पर कहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप और फिर भारत में होने वाले 2023 वर्ल्ड कप तक खेलना चाहते हैं। हालांकि खराब फॉर्म और फिटनेस समस्याओं के चलते मॉर्गन ने अपने करियर पर विराम लगाने का फैसला किया। ECB न्यू मॉर्गन के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले की पुष्टि की। क्रिकेट को जन्म देने वाले इंग्लैंड ने इस खेल में वनडे विश्व कप का एक भी खिताब नहीं जीता था। वो इयॉन मॉर्गन ही थे जिनकी अगुवाई में इंग्लैंड ने 2019 ICC क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता और इंग्लैंड का विश्व कप सूखा खत्म किया। मॉर्गन क्रिकेट इतिहास के उन धुरंधरों में से एक है जिन्होंने 2 देशों के लिए क्रिकेट खेलने का गौरव हासिल किया। उनका जन्म आयरलैंड के डबलिन में हुआ था और उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का आगाज 19 की उम्र में आयरिश टीम के साथ ही 2006 में स्कॉटलैंड के खिलाफ वनडे मैच खेलते हुए किया। मॉर्गन ने 2009 में इंग्लैंड के लिए वह अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेला। फिर साल 2010 में उन्होंने इंग्लैंड के लिए टेस्ट डेब्यू किया। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।
रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपनी दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के निर्देशक मंडल व चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके बड़े पुत्र आकाश अंबानी को कंपनी का नया चेयरमैन बनाया गया है। रिलायंस जियो इंफोकॉम ने मंगलवार को शेयर बाजारों को इसकी सूचना दी। रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपनी दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के निर्देशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उनके बड़े पुत्र आकाश अंबानी को कंपनी का नया चेयरमैन बनाया गया है। रिलायंस जियो इंफोकॉम ने मंगलवार को शेयर बाजारों को इसकी सूचना दी। इसके मुताबिक कंपनी के निर्देशक मंडल की सोमवार को हुई बैठक में गैर कार्यकारी निर्देशक आकाश अंबानी को कंपनी के चेयरमैन के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। उसके पहले मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही पंकज मोहन पवार को अगले 5 साल के लिए कंपनी के प्रबंध निर्देशक पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं रविंदर सिंह गुजराल और केवी चौधरी को स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया अंबानी की 3 संतानें हैं, जिनमें आकाश एवं ईशा जुड़वा भाई बहन हैं, जबकि अनंत अंबानी सबसे छोटे हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अंबानी अपने खुदरा कारोबार को बेटी ईशा को सौंप सकते हैं। ईशा की शादी पीरामल समूह के आनंद पीरामल से हुई है। आकाश और उनकी बहन ईशा रिलायंस की खुदरा इकाई रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के निर्देशक मंडल में पहले से ही शामिल है। ये कंपनी सुपरमार्केट के अलावा जियो मार्ट और जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के संचालन करती है। रिलायंस जियो की कमान आकाश को सौंपने के साथ ही मुकेश अंबानी ने अपना विशाल कारोबार नई पीढ़ी को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खुद मुकेश अंबानी को वर्ष 2002 में उनके पिता एवं कंपनी के संस्थापक धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद अपने छोटे भाई अनिल अंबानी के साथ तीखे उत्तराधिकार विवाद का सामना करना पड़ा था। मुकेश अंबानी ने गत 28 दिसंबर को पहली बार कंपनी में उत्तराधिकार योजना का जिक्र किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि रिलायंस अब नेतृत्व में बदलाव लाने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।